हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और हम जरा ये सिलेबस देख लेते हैं। हमें पता है कि हमारा मिडवाइफरी का चल रहा था सीरीज और गायनेकोलॉजी का भी हमारा सीरीज चल रहा है, पर फिलहाल हम मिडवाइफरी का ये वीडियो है तो मिडवाइफरी पे हम बात करते हैं। हमारा जो 8th यूनिट चल रहा था, 8th यूनिट में हमने ये ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, जिसमें कि अर्ली और लेट ब्लीडिंग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमरेज, ये वेसिकुलर मूली कंप्लीट हो चुका था। हाइपरमेसिस ग्रेविडियम, जीडीएम भी कंप्लीट हो चुका था हमारा। और जो पिछला वीडियो था हमारा वो था प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन पे, या फिर जिसको हम PIH भी बोलते हैं, और जिसमें कि हमने प्री इक्लेम्सिया को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा होगा वो होगा इक्लेम्सिया, और आज का हमारा टॉपिक जो है इक्लेम्सिया है, तो हम इक्लेम्सिया को अच्छे से डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं आज हम इक्लेम्सिया। तो इक्लेम्सिया क्या होता है? तो इक्लेम्सिया जो है वो जो हमारा प्री इक्लेम्सिया था, प्री इक्लेम्सिया का जो लक्षण होता है, इसके साथ साथ अगर दौरे भी आने लगे तो हम उसको बोलते हैं इक्लेम्सिया। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन इतना ही है। और एक चीज़ और है कि प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया को हम एक साथ अगर संयुक्त रूप से देखें तो उसको टॉक्सिसीमिया ऑफ या टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो हम अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, हम आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले डेफिनेशन, फिर कॉज, फिर टाइप्स, ये सारी चीज़ें सीरीज में देखते हैं। तो पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्री इक्लेम्सिया के लक्षणों, जो लक्षण क्या क्या होता है, उच्च रक्तदाब यानी कि हाई BP, एडिमा और प्रोटीनूरिया के साथ साथ दौरे या कोमा की स्थिति का उपलब्ध होना इक्लेम्सिया कहलाता है। ठीक है, तो इक्लेम्सिया के संबंध में कुछ यहाँ पे बातें बताई गई है कि जो इक्लेम्सिया जो है लगभग 80% केसेस में कब होता है, जब प्री इक्लेम्सिया है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो यानी कि अगर हम प्री इक्लेम्सिया को ठीक कर देंगे, प्री इक्लेम्सिया का अगर हमें सही टाइम पे पता चल जाएगा तो हम उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देंगे और इक्लेम्सिया नहीं होगा। इक्लेम्सिया के बहुत कम केसेस ही अचानक बिना किसी वार्निंग साइन के उत्पन्न होते हैं, हमेशा ये प्री इक्लेम्सिया के बाद ही आता है। और ये लगभग 50% केसेस जो होता है ये एंटीनेटल पीरियड के दौरान उत्पन्न होते हैं। फिर अगर हम देखें कारण के बारे में कि प्री इक्लेम्सिया के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरटेंशन के कारण, जो कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, वही होता है। और एडिमा के कारण भी हमने देख लिया था, प्रोटीनूरिया का भी हमने कारण देख लिया था। जो कन्वर्जन होता है या फिर जो दौरा होता है उसका क्या कारण होता है, हम उसमें ये देखने वाले हैं आज इसमें। तो जो दौरे का कारण होता है वो होता है सेरेब्रल एनोरेक्सिया। इसमें क्या होता है कि जो सेरेब्रम जो भाग होता है दिमाग का, आप लोगों को पता है कि जो ह्यूमन माइंड होता है, ऐसे करके ह्यूमन माइंड का होता है, तो ये आगे वाला भाग जो होता है ना, ये सेरेब्रम होता है। इस एरिया में अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है ना, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रम। या नीचे सेरेबेलम होता है और जी बीच में मिड ब्रेन वगैरह होता है, ऐसे करके पूरा। जो सेरेब्रम वाला भाग होता है ना, उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो वो क्या होता है कि कन्वर्जन होता है, या फिर जिसको हम लोग की दौरा बोलते हैं, उसकी स्थिति बनती है। फिर जो दूसरा कारण होता है वो होता है सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा क्या होता है कि जो सेरेब्रम होता है, जो हमने भी पढ़ा था, सेरेब्रम में जब सूजन आ जाता है, ठीक है, तो उसको लोग बोलते हैं सेरेब्रल एडिमा। फिर इसका जो रिस्क फैक्टर क्या होता है, मतलब कौन कौन सी महिलाएं होती है या फिर कौन कौन सी जो औरतें होती है जिसपे कि ज़्यादा चांसेस होते हैं ये होने के। तो सबसे पहले तो उसका उम्र कम होना या प्राइमरी ग्रेविडा होना, हाइपरटेंशन से अगर पहले से ही पीड़ित है या फिर डायबिटीज से पीड़ित है, वो पहले ही अगर उसको रीनल डिजीज़ है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो चुका है, हाइडेरिफॉर्म मोल है, या फिर जो उसको मतलब कि फैमिली हिस्ट्री रही है इस तरह की चीज़ों के, या फिर पहले ही किसी जो थ्रोम्बोफिलिक जो डिजीज़ होती है जिसमें कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वगैरह आते हैं, तो ये सारी बीमारियां अगर उसको पहले से ही है तो ऐसा चांसेस होते हैं कि उसको इक्लेम्सिया भी हो सकता है। फिर जो इक्लेम्सिया के जो साइन एंड सिम्टम होता है, साइन एंड सिम्टम तो वही होता है, हमें पता ही है कि हाई BP होना, सीवियर जो एडिमा होना, प्रोटीनूरिया, वजन में अचानक से वृद्धि, धुंधलापन, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ रखी है, तो इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो कुछ चीज़ें और होती है कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, पेन भी उसमें हमने देखा था प्री इक्लेम्सिया में, पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छे से देख लें, तो आपको ये सारी चीज़ें दोबारा पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल से हमने पहले डिस्कस कर लिया। फिर फीटल डिस्ट्रेस, सीजर्स, कोमा, ये जो है सीजर और कोमा, ये इक्लेम्सिया के लक्षण है। बाकी सारे लक्षण जो थे ये प्री इक्लेम्सिया में भी आते हैं।
फिर हम देखें तो जो एक्लेम्सिया के दौरे होते हैं उसकी 4 अवस्थाएं होती है, 4 स्टेजेस होते हैं जो दौरे आते हैं उसके। तो उस दौरे का हम लोग स्टेज देखने वाले हैं। सबसे पहला होता है प्रीमोनिटरी स्टेज, यानी कि पूर्व सूचक अवस्था। नाम से पता चल रहा है कि पहले ही सूचना देने वाली अवस्था, इसको देख के ही हमें समझ जाना चाहिए कि दौरा आने वाला है। दूसरा जो है टॉनिक स्टेज, तीसरा क्लोनिक स्टेज, या फिर चौथा जो है वो कोमा की अवस्था होती है। तो अब पहला अवस्था की बात करें, यानी कि पूर्व सूचक अवस्था या फिर प्रीमोनिटरी स्टेज, तो ये लगभग 20 से 30 सेकंड का होता है। इसमें क्या होता है कि जो महिला बेचैन हो जाती है, उसके जो बाजू होते हैं वो ऊपर की ओर घूम जाते हैं, चेहरे, जीभ तथा हाथ पैर की मसल्स में जो है ट्विचिंग होने लगता है, या फिर जो फड़फड़ाने लगता है ना, उस तरह की चीज़ें होने लगती है। आपने देखा होगा मसल को फड़फड़ाते हुए, तो वो होने लगता है। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है टॉनिक स्टेज। ये भी 20 से 30 सेकंड का होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में ऐंठन हो जाती है और जो है ऑस्थोपोनिक स्थिति में घूम जाती है, आंखें स्थिर हो जाती है, दांतों के बीच में, दांतों जो के बीच में होकर जो जीभ है वो बाहर आ जाता है, मुट्ठियाँ बीच जाती है, और डायफ्राम के में जो है ऐंठन होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो फोटो है, अब इसमें देख सकते हैं कि जो इस तरह की स्थिति, इसी को बोलते हैं ओपिस्थोटोनस स्थिति। ठीक है, ओपिस्थोटोनस स्थिति जो इस तरह का जो बन गया है, इसी को बोलते हैं ओपिस्थोटोनस स्थिति। तो इस तरह की पोजीशन में आ जाती है महिला। ठीक है, तो ये होता है टॉनिक स्टेज में। फिर हम देखते हैं अपना अगला, जो कि थर्ड स्टेज, यानी कि जिसको हम क्लोनिक स्टेज बोलते हैं। ये 1 से 4 मिनट तक रहता है, और इसमें क्या होता है कि जो सभी जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना, वो एक रूप से संकुचन हो जाता है उनका, और वो शिथिलन होने लगता है। जो जबड़े हैं उसके हलचलों के कारण जो सलाइवा बाहर निकलने लगता है झाग के रूप में, और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपना जीभ भी काट सकता है, और अगर जीभ कट जाता है तो फिर ब्लड जैसा भी झाग बाहर आने लगता है। फिर ब्रीदिंग के दौरान जो घरघराहट की आवाज़ आने लगती है, और महिला बिस्तर से नीचे गिर सकती है। फिर चौथा स्टेज जो होता है वो कोमा का स्टेज होता है। ये कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। इसमें महिला जो है वो बेहोश हो जाती है। तो ये चारों स्टेज हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि जो अगर दौरा का अगर समाप्ति भी हो जाता है, तो समाप्त होने के बाद भी महिला जो है वो कंफ्यूज रहती है, उस दौरे की अवस्था के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है, और जो है उसका यूरिन आउटपुट भी जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि ब्लड का जो मसल्स होता है वो बहुत मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है। फिर एक्लेम्सिया के दौरान होने वाले सिस्टमिक चेंजेस, तो जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। तो सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, और सेरेब्रल एनोरेक्सिया हो सकता है, और एडिमा हो सकता है। फिर कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, यानी कि जो हमारा हार्ट और लंग्स वाला जो सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जो रक्त वाहिनियाँ होती है, जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें ऐंठन आ जाती है। पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। जो कैपिलरीज होते हैं उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण ही, अब लोगों को पता है कि परमिएबिलिटी जो है इसी के बढ़ने के कारण ही प्रोटीन यूरिया हो जाता है, यानी कि ब्लड में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और फिर रीनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाता है। फिर ओलिगोयूरिया या एनुरिया हो जाता है, यानी कि जो मूत्र की मात्रा है वो कम हो जाती है। फिर किडनी के रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, यानी कि रीनल इस्चीमिया हो जाता है। इस्चीमिया का मतलब ब्लड का कम ही हो जाना, और रीनल इस्चीमिया मतलब कि किडनी में ब्लड का कम हो जाना। फिर सीरम यूरिक एसिड का लेवल जो है, वो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो है, ये जो है दोनों लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ओलिगोयूरिया हो गया है, मूत्र बाहर कम निकल रहा है, तो फिर यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है। फिर हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि ब्लड में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो होम्योलाइसिस होने लगता है। होम्योलाइसिस क्या होता है कि जो आरबीसी है इसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आयरन जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा आयतन वो भी कम हो जाता है। फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर होने लगता है, और फिर हेमोक्रेट वैल्यू जो है ये भी बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस जो है ब्लड में होती है। फिर इसमें हम जाँचें कौन कौन से करते हैं, वही सेम जाँचें होती है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया में। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हीमोक्रेट, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें आप जाँच देख सकते हैं यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, क्योंकि आँखों में भी धुंधलापन होता है तो उसके भी चेक करना पड़ता है। बच्चे के लिए फीटल वेलनेस जो असेसमेंट होता है वो होता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं। फिर फीटल अल्ट्रासाउंड, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें, ये
सारी टेस्ट जो है ये फीटस के लिए होता है, ठीक है, या फिर बच्चे के लिए होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एक्लेम्सिया जो है उसकी जटिलताएं क्या होती है, फिर जो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जो है पहले माते का देखते हैं, माता में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल हेमरेज, मानसिक भ्रांता, टंग बाइट, बॉडी फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें। फिर और भी होता है पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्रोंकोनिमोनिया, एक्यूट रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेल होना, एक्यूट वेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि जो वेंट्रिकुलर जो होता है वेंट्रिकल उसका नेक्रोसिस होता है यानी कि वहाँ के जो टिश्यू है वो मर सकते हैं। लीवर नेक्रोसिस यानी कि लीवर के टिश्यू मर सकते हैं। फिर परप्यूरल शॉक हो सकता है, फिर परप्यूरल साइकोसिस हो सकती है। फिर बच्चे में अगर हम देखें क्या क्या जटिलताएं हो सकता है, तो बच्चे का जो है ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है यानी कि जो उसका ग्रोथ है उसकी उसमें कमी हो सकती है, एस्फेक्सिया हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हम बात करें कि मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट करने का, हमें मैनेजमेंट करके करना क्या है। तो सीजर और कॉम्प्लिकेशन की देखभाल के लिए बेबी को नियंत्रित करना है, जो प्रेगनेंसी है उसको खत्म करना है और बच्चे को जन्म दिलवाना है, ये हमारा बेसिक जो है उद्देश्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, तो हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करने का, और हम जो घर पे भी फर्स्ट एड वगैरह देना शुरू कर सकते हैं अगर अचानक से वो होने लगे, दौरे वगैरह आने लगे तो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको हॉस्पिटल ही पहुंचा दे, और अगर उसको दौरे आते हैं मरीज को तो हम उसको इंजरी से बचाने की कोशिश करेंगे। और फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके डिटेल हिस्ट्री लेंगे, उसको जो भी आवश्यक जो ज़रूरी जो इन्वेस्टिगेशंस है सिर्फ वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जब मरीज स्थिर हो जाए तो सारे जनरल वगैरह जो जितना भी एग्जामिनेशन है सारे एग्जामिनेशन करेंगे। फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जो भी अगर फ्लूइड कम हो रहा है तो हम आरएल देना शुरू करेंगे, जिसको कि हम रिग्नर लैक्टेट भी बोलते हैं। और उसको 24 घंटे में कितने आरएल देंगे इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि उसने पिछले 24 घंटे में जितना भी यूरिन आउटपुट उसका हुआ है उसमें 1 लीटर फ्लूइड जोड़ के और चढ़ा देंगे, ठीक है। पर कोशिश करेंगे कि वो 2 लीटर से ज़्यादा ना हो, टोटल जो फ्लूइड चढ़ाएंगे हम वो 2 लीटर से ज़्यादा ना हो। फिर एंटी कन्वल्सिव सेडेटिव दवाइयाँ देंगे, जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट आता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर दवाई है मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमेशा ही रखना चाहिए, ठीक है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वगैरह देंगे, और जो कि सीवियर हाइपरटेंशन के दौरान दी जाती है, जिसमें कि हेड्रालाइजिन हो गया या फिर लेबेटॉल हो गया, फिर नाइट्रोलाइसिन हो गया, ये सारी दवाइयाँ जो है ये बीपी कंट्रोल होने के बाद हम उसको ओरली देने लगेंगे। जब तक बीपी कंट्रोल में नहीं है तो हम उसको आईवी रूट से दे सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे, ये सारी चीज़ें। और मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराएंगे, डिटेल हिस्ट्री लेंगे, जो भी जरूरी इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। फिर अगर मरीज स्थिर हो जाए उसके बाद हम जनरल वेजाइनल या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें पता करने के बाद हम जनरल मैनेजमेंट में क्या कर देंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट देंगे, एंटी कन्वल्सिव दवाइयाँ यानी कि जो दौरे आने वाले हैं दौरे जो आ रहे हैं उसकी दवाइयाँ। फिर सेडेटिव दवाइयाँ जैसे कि मरीज थोड़ा स्थिर हो जाए या फिर शांत हो जाए, इस तरह से। फिर एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ जो बीपी है उसको कम करने के लिए दौरे की देखभाल करेंगे। फिर ऑब्स्टेट्रिक्स मैनेजमेंट यानी कि प्रसूति जो डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहला स्थिति क्या होता है, अलग अलग स्थिति की हम देखेंगे। सबसे पहला स्थिति है कि अगर दौरा नियंत्रण में हो और 37 सप्ताह से अधिक हो तो गर्भावस्था का समापन कर देंगे। समापन करने की भी अपनी अलग अलग विधियाँ होती है, आप लोगों को पहले ही पढ़ा है हमने कि हम लेबर शुरू करेंगे या नहीं तो सीजरियन सेक्शन करेंगे। लेबर शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे कि लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीटोसिन का ड्रिप लगा के, और यदि सर्विक्स फेवरेबल नहीं है यानी कि सर्विक्स ऐसा है कि हम डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं तो क्या करेंगे कि लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देंगे। और इसके बाद क्या होता है कि वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे। और अगर सर्विक्स से नहीं हो सकता है तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह दे के करवाएंगे। फिर ये तो पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति क्या है कि जब दौरा नियंत्रण में हो और गर्भ शिशु प्री मैच्योर हो तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चा मैच्योर हो जाए, और जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। तीसरा स्थिति क्या है कि अगर दौरा अनियंत्रित हो रहा हो और प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो हम 6 से 8 घंटे तक का इंतजार करते हैं ताकि जो दौरा जो है वो समाप्त हो जाए, और फिर हम गर्भावस्था का समापन कर देते हैं। फिर प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है यानी कि अगर डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है तो हम क्या करेंगे, पहला अवस्था चल रहा है तो हम उसको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके, और द्वितीय जो अवस्था होता है जिसमें कि बच्चे की डिलीवरी होती है
उसके बाद उसको हम वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे और साथ में हेल्प करेंगे फोर्सेप या वेंटस डिलीवरी से, ताकि महिला को ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर अगर दूसरा है कि सी सेक्शन कर देंगे, सीधी सी बात है, और मोस्टली लोग सी सेक्शन ही कर देते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे मैनेजमेंट के बारे में। फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट इसके कॉम्प्लिकेशन के मैनेजमेंट के बारे में, कि इसका अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है च्यूसन निमोनिया, या फिर जिसको हम एस्पिरेशनल निमोनिया बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब सीजर्स के दौरान गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है, हमारा जो पेट का कंटेंट होता है, वो जब एस्पायरेट हो जाता है, जो महिला के श्वास नली में चला जाता है, तो उससे निमोनिया हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि महिला के एयरवे को क्लीन करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार जो है O2 वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगाना चाहिए। फिर पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसमें क्या करेंगे कि 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले फ्लूइड को अच्छे से चेक करके, जैसे कि जितना यूरिन आउटपुट निकला है उसमें 1 लीटर जोड़ के और 24 घंटे में पिलाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, IV मार्ग से लैसिक्स देंगे, जो कि डाययूरेटिक्स होता है पता है, जिसमें कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, और मैनिटोल 20 mg देते हैं, जिससे कि ये जो है एडिमा वगैरह कम हो जाता है। फिर अगर एन्यूरिया है तो फ्लूइड की मात्रा को सीमित रखेंगे और डाययूरेटिक्स दवाइयाँ देंगे। फिर साइकोसिस हो रहा है तो ट्राइफ्लुरोपिराजिन या फिर क्लोम्प्रोजिन, ये दवाइयाँ जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ होती है वो देंगे। फिर अगर सेरेब्रल हेमरेज हो रहा है तो जो IV फ्लूइड दिया है उसके कैलकुलेट करके एडमिनिस्टर उसका देंगे। फिर हम देखेंगे इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले महिला का असेसमेंट करती है नर्स। असेसमेंट करने के लिए क्या करेंगे, TPR BP यानी कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट और BP, जो हमारा वाइटल साइन होता है उसको चेक करते रहेंगे। फिर प्रतिदिन वेट लेंगे, जो एक्लेम्सिया है उसके लक्षण के बारे में जानते रहेंगे, उसके गुड हेल्थ स्टेटस को एसेस करते रहेंगे यानी कि जांच करते रहेंगे। फिर जो उसके एक्लेम्सिया की जो जटिलताएं हैं, जिसमें कि एक्यूट रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर नेक्रोसिस, ये सारी जितनी भी जटिलताएं हैं, इसका अगर कोई भी हमें सूचना मिलता है या लक्षण में नजर आता है तो हम डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। महिला का जो फीडिंग पैटर्न है, जो खाना खाने का उसका पैटर्न है, उसको तथा एंजाइटी लेवल दोनों को अच्छे से मैनेज करके रखेंगे। फिर फेटल वेल बीइंग को एसेस करते रहेंगे, कि मतलब देखते रहेंगे बच्चा ठीक है तो नहीं, ठीक तो है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है महिला को कंफर्ट का ध्यान रखना। महिला के कंफर्ट का ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, उसको कंफर्टेबल वातावरण देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, अच्छा बिस्तर देंगे जिसमें सिलवटें वगैरह ना हो, साफ सुथरा हो। लोगों से मिलने की संख्या कम कर देंगे कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। सोते समय उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हम, और जो अगला है हमारा वो है फिट्स के दौरान नर्सिंग देखभाल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से ही पढ़ लाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट के पलंग की जो साइड रेल्स है उसको ऊंचा रख देंगे ताकि महिला गिरे नहीं सीजर्स के दौरान। फिर दूसरा है कि जीभ काटने से रोकने के लिए माउथ गैग का इस्तेमाल करेंगे। माउथ गैग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें को मुंह में लगाते हैं, जिससे कि वो जीभ नहीं काट सके अपना। फिर जो फ्रैक्चर वगैरह की रोकथाम के लिए मरीज के हाथ पैरों को पर्याप्त सहारा देंगे, जिससे कि वो फ्रैक्चर ना हो उसका। फिर दौरे आने की संभावना हो तो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सीजर्स के दौरान आसपास में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे। और सीजर्स के दौरान गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो बाहर महिला जो एस्पिरेट कर सकती है, जिससे कि निमोनिया वगैरह हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे कि गैस्ट्रिक कंटेंट के एस्पिरेट को रोकने के लिए महिला का सर को एक तरफ घुमा देंगे, जनरली लेफ्ट साइड घुमा देते हैं, और उसके नीचे से तकिया हटा देंगे ताकि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट या पेट का कंटेंट जो भी बाहर आए तो बाहर निकल जाए, अंदर वो ना ले ले महिला। फिर जो उसका एयरवे है उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। फिर एयरवे को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए कि ट्रैकियो ब्रोंकियल सक्शन, यानी कि ट्रैकिया और जो ब्रोंकस है हमारा उसका सक्शन करके हम उसको एयरवे को क्लीन कर देते हैं। फिर महिला को अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे। किसी भी नुकीले सामान वगैरह को पेशेंट के आसपास नहीं रखेंगे, क्योंकि दौरा आने के बाद पेशेंट किधर जाएगा किसी को नहीं पता, तो उससे उसको चोट लग सकता है। फिर बेड सोर की देखभाल। बेड सोर की देखभाल के लिए हमेशा प्रत्येक 4 घंटे में उसका जो वो पोजीशन है वो बदलते रहेंगे। उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। रिंकल फ्री और टाइडी बिस्तर देंगे उसको। उसका जो आवश्यकता अनुसार पानी और हवा जो है उसके गद्दे का जो होता है, हवा का जो गद्दा होता है या फिर पानी वाला जो गद्दा होता है, या वाटर मेट्रेस या एयर मेट्रेस बोलते हैं उसको, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मरीज को जो है दवाइयाँ देंगे, जितना भी डॉक्टर हमें जिस तरह की दवाइयाँ बताएंगे, जैसे कि एंटी कन्वल्सिव एजेंट या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या फिर सीडेटिव ड्रग, जो भी ड्रग्स है उसका सही से हम लोग जो 5 राइट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके देंगे। फिर मरीज को कैथेटराइज करेंगे। अगर मरीज अनकॉन्शियस है तो जो डॉक्टर होते हैं चिकित्सकीय परामर्श अनुसार स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक के साथ कैथेटराइजेशन करना चाहिए। फिर जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है उससे बचाव करने के लिए एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और एंटीबायोटिक देंगे।
फिर न्यूट्रिशनल लेवल का मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, उसका जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करने के लिए जो उसका आईवी फ्लूइड देंगे 24 घंटे तक। उसको मरीज को थोड़ा थोड़ा खाना, ज़्यादा बार खाने के लिए बोलेंगे। उसकी डाइट में प्रोटीन वगैरह और फैट वगैरह का मात्रा जो है वो थोड़ा, मतलब कि प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे और फैट और नमक का मात्रा कम कर देंगे। और मरीज के गर्भावस्था के अनुसार डाइट में जो है विटामिन और खनिज लवण जो भी जरूरी लगेगा हमें वो देना चाहिए। और ऐसा खाना खिलाना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और डाइट मैनेजमेंट में उसके लाइक्स और डिसलाइक का भी ध्यान रखेंगे कि मरीज को ऐसा खाना दें जो कि वो उसको पसंद भी आए। फिर इमरजेंसी कंडीशन के जो मैनेजमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए हमेशा। फिर हम देखेंगे उसके एंजाइटी की रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे। एंजाइटी की रोकथाम के लिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके डाउट्स वगैरह जो होते हैं उसको क्लियर करेंगे। उसके जो भी स्थिति में परिवर्तन आता है उसको और उसके परिजनों को बताते रहेंगे। फिर जो सिजेरियन सेक्शन होता है इसके लिए प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए नर्सिंग देखभाल करते रहेंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर के दौरान भी उसी तरह से मैनेज किया जाता है जैसे कि हम लोग प्री इक्लेम्सिया के टाइम पे मैनेज करते थे। इसमें कोई भी अलग नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें अलग है, जैसे कि फिट्स वगैरह अगर आते हैं तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। फिर हेल्प सिंड्रोम के बारे में हमें पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, इसमें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देख लेना चाहिए, जैसे कि हेल्प सिंड्रोम अधिकांश जो है केसेस में लेट स्टेज के दौरान जो है डिलीवरी के पश्चात 48 घंटे की अवधि के दौरान उत्पन्न होता है, यानी कि डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर ये हो सकता है। और हेल्प सिंड्रोम का हमने फुल फॉर्म देखा ही था कि एस से हेमिलेसिस यानी कि आरबीसी का नष्ट होना, ईएल से एलिवेटेड लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं STLT, और लो प्लेटलेट काउंट यानी कि 1 लाख से कम प्लेटलेट काउंट हो जाता है। फिर इसका सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं कि जो एपिगेस्ट्रिक रीजन है, यानी कि जो अगर हम पेट का ऐसे करके बांट दें तो जो अपर साइड में राइट साइड में जो होता है ना उसमें दर्द होने लगता है। फिर उल्टी होना, जी में चलानी, कि वोमिटिंग और नोजिया। फिर सर दर्द, जो विजन्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जो टिंगलिंग होता है अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, और एडिमा वगैरह हो जाता है। साइंस में हम देखें तो हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, प्लेटलेट की संख्या कम होना, SGPOT और SGPT इसका लेवल बढ़ जाना, लीवर का साइज बढ़ जाना, सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होना। फिर हम उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो है उसके वेलनेस को मॉनिटर करते रहना चाहिए, एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स देना चाहिए और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना चाहिए। महिला की जो गर्भावस्था है अगर वो 34 सप्ताह से कम है तो उसको फीटल लंग्स के मैच्योरेशन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह देते रहेंगे ताकि फीटल लंग्स जल्दी मैच्योर हो जाए और ताकि हमें अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हम डिलीवरी करवा सकें बच्चे की। फिर प्लेटलेट काउंट वगैरह अगर 50,000 mm³ से कम है तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए। फिर महिला को बिस्तर पर ही रहने की सलाह देनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके लेबर को इंड्यूस करवा के या सिजेरियन सेक्शन के द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करना चाहिए। फिर जो हेल्प सिंड्रोम होता है इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकता है कि जो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेल हो सकता है, या फिर DIC जिसको कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिसमें कि एक ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ब्लड के लिए, जिसमें कि जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह की बीमारियां जो है ये हेल्प सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन की वजह से, यानी कि अगर इसको ठीक नहीं किया जाए तो इससे हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप कि अगर आपने जो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो ये सब समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, पर आप अभी भी जाके उसको देख सकते हैं, ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो हाइड्रामनियोस, या जिसको कि हम लोग पॉलीहाइड्रामनियोस या ओलिगोहाइड्रामनियोस बोलते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद एंड थैंक यू।